बैठिए। देखिए, आपका अपकृत्य में कुछ सामान्य बातें भाई 1-2 दिन में बताया गया था। आज से आपका डिटेल में शुरू किया जाए और फिर आपका मैंने कुछ दोहरा दिया जाए जो पीछे बताया गया है। आज अपकृत्य का इतिहास बताया जाएगा। देखिए, आपका ये भी क्वेश्चन, आपका ऐसा क्वेश्चन भी मेंस में बन रहा है। मेंस में ये मॉडल बन रहा है कि अपकृत्य का विकास कैसे हुआ, इसका उल्लेख करिए। क्योंकि बिहार आयोग पिछली बार इक्विटी का विकास और उद्भव पूछा था, माने साम्या का। तो इस समय जो आयोग हैं वो फालतू क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आज आपका पूरी तरह इक्विटी का विकास कैसे हुआ इस बात पर चर्चा नहीं, ये टाट का विकास कैसे हुआ इस बात पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मैं बताया था, फिर एक बार दोहरा दें तब आगे बढ़ा जाए भाई। अपकृत्य विधि में आपका भी आवश्यक तत्व इत्यादि बताया जाएगा। अपकृत्य जो शब्द है ये टाट कहा जाता है, TORT। ये टाट शब्द फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और ये आपका लैटिन के टार्टम से बना है। हिंदी में इसे अपकृत्य कहा जाता है और इंग्लिश में रांग कहा जाता है। इंग्लिश में क्या? रांग। हिंदी में अपकृत्य या दुष्कृत्य कहा जाता है, अपकृत्य या दुष्कृत्य। और जो आपका संस्कृत में कहा जाता है जिम, ये बताया गया था, क्या कहा जाता है? जिम। अपकृत्य एक सिविल दोष है। सिविल दोष का मतलब ये हुआ कि इसमें दंड या पनिशमेंट नहीं, इसमें आपका क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाया जाता है। तो इसको अलग बताया जाएगा आवश्यक तत्व, लेकिन आज आपका एक इतिहास बताया जाए। और इतिहास में एकदम हम प्राचीन काल से उठाते हैं। उद्भव एवं विकास पूछा जाता है, तो उद्भव एवं विकास के लिए आपका एकदम शुरुआती दौर से हम बताते हैं कि अपकृत्य विधि का विकास कैसे हुआ और कैसे आगे आपका अपकृत्य विधि बढ़ी। इसके लिए आपका प्राचीन काल से उठाना पड़ेगा। देखिए भाई, एक एक करके समझिए विकास। प्राचीन काल में आपका अपकृत्य और अपराध में स्पष्टतः कहीं अंतर नहीं था। कौन सा कार्य ऑफेंस माना जाएगा और कौन सा अपकृत्य या टाट, ये डिसाइड नहीं था। ज़्यादातर मामलों में, अपराध के भी मामलों में मुआवजा देकर मामला निपटा लिया जाता था, यानी कि ज़्यादातर मामलों में क्षतिपूर्ति ही दिलवाई जाती थी। और मैं इतिहास बताते समय आपका बताया था कबीलों का उदाहरण। अगर एक कबीले का व्यक्ति दूसरे कबीले के व्यक्ति की हत्या कर देता था तो या तो बदला इसका लिया जाता था या मुआवजा उसके बदले लिया जाता था, जिसे हम एक नाम दिए थे ब्लड मनी। सुने कि नहीं कि ब्लड मनी लिया गया, यानी कि अगर जिस कबीले के व्यक्ति की हत्या हुई थी वह उसका परिवार दूसरे कबीले से उस हत्या के बदले क्या पाता था? मुआवजा। सर हेनरी मेन, जो आपका हिस्टोरिकल स्कूल से जूरिस्प्रूडेंस में अटैच हैं, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा से, शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा से, और इन्होंने समाज का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और समाज को दो भागों में बांटा। एक स्टैटिक यानी कि आपका प्राचीन या आदिम समाज, और दूसरा प्रोग्रेसिव यानी कि विकासशील समाज। और कैसे विधि का विकास होता है इन समाजों में, सोसाइटी में, उन्होंने बताया। तो सर हेनरी मेन ने भी ये बताया कि हर एक विधि में जो प्राचीन समाज होता है उसमें
अपराधियों को दंड ज़्यादा न देकर अपराधियों से क्या वसूला जाता था? मुकदमा। यानी कि आपका अपकृत विधि अपराध से भी पुरानी है और प्राचीन काल में क्या वसूला जाता था? मुआवजा। तत्पश्चात मामला चलता रहा और आ जाना है 13वीं शताब्दी। यानी कि आपका 3 एंगल से देखना है। एक 13वीं शताब्दी हमें देखनी है, फिर 14वीं शताब्दी और आ जाना है आपका 14वीं शताब्दी, फिर 1703 देखना है, फिर 1852 देखना है और फिर आधुनिक काल पे आ जाना है। यानी कि इतिहास में ये क्रम बनाए रखिएगा। चौथी शताब्दी पहले हम देखेंगे 13वीं, इसके बाद आपका चौथी शताब्दी 14वीं, उसके बाद कौन सा एक सन आएगा 1703, इसके बाद कौन सन हम बताएंगे 1852 और उसके बाद 1852 और उसके बाद आधुनिक काल में बताया जाएगा। और फिर इसी के साथ साथ 2 विद्वान भी अटैच होंगे, एक सामंड होंगे और दूसरा विनफील्ड होंगे। इनका डिटेल में तर्क तो आगे हम देखेंगे, लेकिन शॉर्टकट में इनका तर्क हमें इस समय इतिहास बताने समय देखना है। देखिए आपका प्राचीन काल में आपको मैंने बताया कि कौन से कार्य के लिए अभियुक्त को सजा दी जाए और किस कार्य के लिए उससे क्षतिपूर्ति या डैमेजेज वसूला जाए, नुकसानी वसूला जाए, इसका स्पष्ट बंटवारा नहीं था। आता है इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सम्राट ने एक लेखी जारी की। लेखी मतलब रिट जारी किया। रिट, इसको रिट कहा, ये रिट नहीं पाँचों, लेखी। लेखी होती क्या है अब ये समझना है। देखिए लेखी का मतलब ये हुआ कि अपकृत का नाम जारी किया। अपकृत का नाम का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर रेमेडी या उपचार पा सकता है। इसी को याद रखिए, इसको रिट या हिंदी में क्या कहते हैं, लेखी। याद रखिएगा, लेखी हम डिटेल में बताएंगे। जो सबसे प्राचीन लेखी हैं जो 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सम्राट ने उस इशू की, वह है ट्रेसपास यानी कि अतिचार। अब 13वीं शताब्दी से हम शुरू करते हैं और आपका किससे शुरू करते हैं, अतिचार से। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा भाई, खूब क्वेश्चन बिहार में बनता है आपका अतिचार या ट्रेसपास। देखिए क्या होता है। अतिचार या ट्रेसपास का मतलब ये हुआ कि बिना सहमत के किसी के मकान, घर, दुकान या जमीन में प्रवेश करना। जैसे कि बोर्ड आप लोग देखे होंगे कि विदाउट परमिशन नो एडमिशन, यानी कि बिना अनुमति के प्रवेश क्या है, निषिद्ध है, रोका गया है। और आपने बिना अनुमति के प्रवेश कर लिया किसी के घर में तो वह क्या कहलाएगा, ट्रेसपास। तो अतिचार तो आ गया। अब अतिचार अगर किए हैं तो इसके लिए जिसका मकान था वह अतिचारी से, ट्रेसपासर से मुआवजा वसूल सकता है। याद रखिए, अतिचार अपराध नहीं है, ये अपराध तभी होगा जब ये अतिचार अपराध करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी कि अगर आप किसी के हाउस में सामान्य तौर पे प्रवेश करते हैं बिना उसकी इजाज़त से और आपका प्रवेश करते समय, एंट्री करते समय इरादा ये है कि हम प्रवेश करके कोई क्या करेंगे, ऑफेंस, या प्रवेश करते समय इरादा सही था और जब घर में घुसे
तो आपका इरादा बदल गया कि अब हम क्या करेंगे, इस घर में कोई अपराध। तो इसी को, अब इस अत्याचार को, अत्याचार नहीं, एक लाइन आगे बढ़ जाइए, क्रिमिनल ट्रेसपास या आपराधिक अत्याचार कहा जाता है। तो याद रखिए, अत्याचार अगर किसके लिए किया गया है, ऑफेंस करने के लिए, तो उसका एक नाम देंगे, कौन सा, आपराधिक अत्याचार। अब ध्यान में रखिएगा भाई। तो 13वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा ने अत्याचार नामक रिट जारी किया। ये क्रिमिनल और सिविल दोनों के लिए था, यानी कि अपराध भी बनाया इसको, और सिविल मामलों में राजा ने कहा कि क्या वसूला जा सकता है, मुआवजा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के घर में या जमीन में बिना बी की सहमत के क्या किया है, प्रवेश किया है, तो बी को अधिकार है कि वह ए से माने क्या वसूल ले, मुआवजा। तो आपका क्वेश्चन का मॉडल भी हमें चलते रहना है। पहला मॉडल बनता है कि रिटों की जननी कौन है, या मदर ऑफ रिट, या लेखी की माता, लेखी की जननी। तो आप अत्याचार रिट मार कर आइएगा, कौन सा, ट्रेसपास। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन रिट कौन सी है, लेखी। तो कौन सी है सबसे प्राचीन, अत्याचार। सबसे पहले किस मामले में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया, तो क्या मार कर आना है, अत्याचार। और एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है आपका, स्वतः अनियोज्य दावा, यानी कि उसको एक्शनेबल पर सी। देखिए भाई, आपका एक्शनेबल पर सी खूब बनता है बिहार में। एक्शनेबल पर सी का मतलब समझिए भाई, इसका मतलब क्या हुआ। एक्शनेबल पर सी का मतलब हुआ कि वादी को भले एक पाई का नुकसान न हुआ हो, लेकिन फिर भी वह वाद दायर करके और क्या वसूल सकता है, मुआवजा। एक उदाहरण देखिए, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है और बी के घर में एक कदम रखा था, तो अत्याचार कर दिया, अपराध के लिए नहीं रखा तो अत्याचार, अपराध के लिए रखेगा तो क्या हो जाएगा, आपराधिक अत्याचार। अब फिर कदम वापस खींच के ए चला गया, तो आप लोग बताइए क्या बी को एक पाई का या एक पैसे का भी नुकसान हुआ, नहीं, लेकिन बी के राइट का वायलेशन हुआ, यानी कि अधिकार का उल्लंघन हुआ। तो अत्याचार एक ऐसी कार्यवाही है जो एक्शनेबल पर सी में आती है, यानी कि स्वतः अनियोज्य दावा, यानी कि भले ही बी को एक पाई का नुकसान न हुआ हो, लेकिन वह ए के खिलाफ मुकदमा करके और किसकी मांग कर सकता है, मुआवजे की। इसी को हम याद रखें, एक्शनेबल पर सी। अर्थ पूछा जाता है बिहार में मैक्सिम का। देखिए अगला भाई, चलते चलते अब इसी को कोरिलेट थोड़ा कर लेना है। हमने ये बताया कि सर्वप्रथम कौन सा, किस अपकृत्य को इंग्लैंड में मान्यता दी गई, तो वह कौन सा हमने अपकृत्य बताया, अत्याचार सबसे पहले। इसी में आपका कोरिलेशन भी चलना चाहिए। सबसे प्राचीन रिट कौन है, लेख कौन है, तो जो आप लोग संविधान में 5 रिटें पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे प्राचीन रिट कौन सी है, ये हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो उसी प्रकार अपकृत्य में पूछ ले कि सबसे प्राचीन लेखी कौन है या सबसे प्राचीन अपकृत्य कौन है। पहला कौन सा अपकृत्य हुआ जिसे इंग्लैंड में मान्यता दी गई, तो वह कौन सा अपकृत्य हुआ, ट्रेसपास या अत्याचार। 13वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ। आगे देखिए, 14वीं शताब्दी आते आते आपका इंग्लैंड के सम्राट ने तमाम लेखी या रिट जारी किया, और जो रिटें थी
उनको एक जगह एकत्र किया जाता था। देखिए आपका भाई, जैसे कि इसमें अतिचार की रीट हो गई, अतिचार, इसमें मानहानि की रीट हो गई, इसमें आपका विद्वेषपूर्ण अभियोजन की रीट हो गई, और इसमें फ्रॉड या कपट की रीट हो गई। अब हम खाना बनाकर चलते हैं, यानी कि हमें अब क्या बना लेना है, खाना। 14वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड के सम्राट ने तमाम अपकृत्यों को मान्यता दी। तो हम कितने अपकृत्य बना लिए हैं, 4। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता था तो कानून ये कहता था कि आप उपचार खोजिए, यानी कि अगर आपके अधिकार का वायलेशन हुआ तो आप रेमेडी तभी पा सकते हैं जब पहले से रेमेडी क्या हो, उपलब्ध। अर्थात यदि आपके अधिकार का हनन हुआ तो या तो किस रीट का प्रयोग करिए, किसके लिए मुआवजा मांगिए, अतिचार या मानहानि, या आपका कह सकते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन या कपट, यानी कि 4 अपकृत्य हो गए। आपके अधिकार का हनन हुआ तो आपको अपना मामला कहाँ लाना पड़ेगा, इन 4 में। अब समस्या ये थी कि 4 के अलावा अन्य मामले भी ऐसे थे जहाँ की लोगों के अधिकारों का हनन होता था। लोग खोजते थे कि हम मुआवजा पा जाएं, लेकिन लेखी में वह अपकृत्य का नाम ही नहीं है, तो आपका मुआवजा नहीं मिलता था, मुआवजा नहीं मिलता था। इसी को थोड़ा दूसरे एंगल से समझिए भाई। आपका एक तो एंगल ये बताया गया कि इसी को पिगन होल थ्योरी कहा जाता है, कबूतर खाने का सिद्धांत या कपोत गवाक्ष का सिद्धांत। याद रखिए, पिगन होल थ्योरी। देखिए पिगन होल थ्योरी में क्या होता है, ये सिद्धांत सामंड ने दिया, लेकिन इसका नामकरण विनफील्ड ने किया। ये पूछा गया है, ये किसने ये सिद्धांत दिया था, सामंड ने, और इसका नामकरण किसने किया, आपका विनफील्ड ने। तो किसने सामंड के सिद्धांत को पिगन होल थ्योरी कहा, कबूतर खाने का सिद्धांत कहा, तो गलत न हो, विनफील्ड। नेट में भी आ चुका है, आगे बढ़िए। सामंड देखिए कबूतर खाने से तुलना करते हैं और फिर इसी की तुलना हम आईपीसी से करेंगे, 511 धाराओं से। फिर इसी की तुलना आपका धारा 2 से की जाएगी आईपीसी, और संविधान के अनुच्छेद 20(1) से। लेकिन सबसे पहले सामंड का तर्क देखिए भाई, आज जान लेना इतिहास। सामंड ने पिगन होल थ्योरी दिया। अब कबूतर खाना होता क्या है, ध्यान समझिए। सामंड के अनुसार कबूतरों को रहने के लिए खाने बनाए जाते हैं। तो हमने कितने खाने बना दिए हैं, 4। एक खाने में केवल कितने कबूतर रह सकते हैं सामंड के अनुसार, एक। अलग अलग खानों में क्या है, कबूतर हैं। तो सेम उसी प्रकार यदि आपके अधिकार का हनन हुआ है तो पहले से अपकृत निश्चित हैं, और अगर आपके अधिकार का वायलेशन हुआ है तो आपको कबूतर खाने में ही या पहले से निश्चित लेखी में ही अपना उपचार खोजना होगा। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इसके अधिकार का वायलेशन हुआ, तो यह अपना मुआवजा की मांग करना चाहता है, तो इसे चुनाव करना पड़ेगा। या तो यह किस रीट में जाए, किस लेखी का सहारा ले, ट्रेसपास का, या डिफमेनेशन यानी कि मानहानि, या विद्वेषपूर्ण अभियोजन, या फ्रॉड या कपट का। यदि एक के अधिकार का वायलेशन हुआ और 4 खानों में कहीं भी उपचार नहीं है, तो एक का अधिकार झुनझुना ही रह जाएगा, अर्थात एक के अधिकार को अधिकार ही रहने दिया जाएगा और कानून कोई रेमेडी ए को नहीं देगा।
तो सामंड अपना तर्क ये देते हैं, सामंड ये कहते हैं कि यह अपकृत्यों की विधि है, यानी कि लॉ ऑफ टॉट्स। याद रखिए, सामंड ये कहते हैं कि ये अपकृत्यों की विधि है और इन्होंने अपनी किताब का नाम भी लॉ ऑफ टॉट्स रखा। तो और इसलिए रखा कि 4 खाने हैं, जैसे हमने उदाहरण में बताया, और अगर आपके अधिकार का हनन हुआ है तो इसी खाने में आपको रेमेडी खोजनी होगी। ये अब देखिए अगला भाई, अगर किसी व्यक्ति ने, दूसरा इसमें देखिए दिक्कत क्या थी, अगर किसी व्यक्ति को ट्रेसपास की लेखी चाहिए थी और कहाँ वो पहुंच गया, किस खाने में, कपट, तो दोबारा सुधार का मौका नहीं दिया जाता था। एक बार गलती कर गए तो दोबारा सुधार का कानून मौका नहीं देता और लोगों के अधिकार के हनन होने पर भी मुआवजा नहीं मिलता था। तो सामंड इसका तर्क देते हैं, लॉ ऑफ टॉट्स का तर्क देते हैं, और तर्क आपका आपराधिक विधि का उदाहरण देखते हैं। ध्यान समझिए, आपराधिक विधि में सामंड ये कहते हैं, आईपीसी पर देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है तो अभियुक्त को तभी दंडित किया जाएगा जबकि उसका कार्य आईपीसी की धारा 511 में कहीं सेट हो। अगर उसने कोई गलत कार्य किया और वह 511 धाराओं में कहीं नहीं आता तो ऐसी दशा में उसे पनिश नहीं किया जा सकता, दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना लॉ के, बिना विधि के ऑफेंस या अपराध संभव नहीं। यानी कि पहले कानून बनाइए, कोई व्यक्ति उस कानून का क्या करे, वायलेशन, तब उसको क्या दी जाएगी, सजा। और ये सिद्धांत आपका आईपीसी की धारा 2 में समाहित है और संविधान का अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में, कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है। सामंड इसी तर्क को अपकृत्य में अप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि पहले से अपकृत्य सेट है। अगर किसी व्यक्ति के राइट का हनन हुआ तो इसमें अपना क्या खोजे, उपचार, मुआवजा मांगे। अगर इन खानों में वह अपकृत्य नहीं आता तो उसके अधिकार का हनन होने पर भी उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तत्पश्चात आपका इसी को मैक्सिम से आइए जोड़ दिया जाए, यूबी रेमेडियम आईबी जस। यूबी रेमेडियम आईबी जस, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ उपचार है वहाँ क्या है, अधिकार। तो इसमें किसको प्रश्रय ज़्यादा दिया जाता है, रेमेडी को। अगर उपचार उपलब्ध नहीं है तो आपके अधिकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो आगे इस मैक्सिम को बताएंगे भाई, बस एक लाइन याद रखना है कि उस समय की जो मैक्सिम थी वह थी यूबी रेमेडियम आईबी जस। इसका भी इतिहास अलग चलेगा वैकल्पिक मैक्सिम का, क्योंकि मैक्सिम भी खूब पूछी जाती है। यहाँ आपका एक लाइन में हम निकाल रहे हैं मैक्सिम को, जहाँ उपचार है या जहाँ रेमेडी है वहाँ क्या है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अधिकार का अगर हनन होता है तो प्रत्येक अधिकार के वायलेशन पर आपको अनुतोष या रेमेडी या उपचार नहीं मिलेगा। कब आपको रेमेडी या मुआवजा मिलेगा, जब उस अपकृत्य के लिए पहले से उपचार की क्या की गई हो, व्यवस्था। यानी कि पहले से कबूतर खाने में आपके अधिकार का उल्लेख किया गया हो, कि इस अधिकार के हनन होने पर आप मुकदमा कर सकते हैं। अब ये 14वीं शताब्दी चलती रही इंग्लैंड में। आपका आता है 1703। अब तुरंत किस पर आ जाना है, 1703।
अब ये व्यवस्था अन्यायकारी थी। क्यों अन्यायकारी थी? लोगों को राइट दिया गया, अधिकार दिए गए, लेकिन उपचार से वंचित कर दिया जाता था। तो अब न्यायालयों ने मोर्चा संभाला। किसने मोर्चा संभाला इसके लिए? न्यायालयों ने। देखिए क्या मोर्चा संभाला। सबसे पहले न्यायालयों ने मोर्चा संभाला 1703 ईस्वी में, और 1703 ईस्वी में एक केस आता है और वह केस खूब पूछा जाता है एसबी बनाम व्हाइट का। कौन सा? एसबी बनाम व्हाइट का 1703 में। और इसमें जज का नाम याद रखिएगा, जस्टिस होल्ट। कौन से जज थे? होल्ट। एसबी बनाम व्हाइट 1703, जस्टिस का क्या नाम था? होल्ट। ध्यान से समझिएगा इसको। ये जो केस है 4-5 एंगल से पूछा गया है। देखिए ध्यान से। पहला एंगल ये पूछा जाता है कि यह केस किससे संबंधित है? तो इलेक्शन या निर्वाचन। पहला क्या बताएंगे? निर्वाचन। दूसरा जो बिहार का है आपका क्वेश्चन है, किस केस में सर्वप्रथम यूबी जस आईबी रेमेडियम का सिद्धांत मान्य किया गया? तो बताएंगे सिद्धांत। तो आपका एसबी बनाम व्हाइट। तीसरा जो मॉडल आपका बनता है, आपका किस केस में सर्वप्रथम कबूतर खाने से बाहर जाकर उपचार प्रदान किया गया? तो 1703 में। और किस केस में? एसबी बनाम व्हाइट। अब देखिए क्या हुआ था भाई, क्योंकि कबूतर खाने से न्यायालय कहाँ जाएंगे? बाहर। और नए नए अपकृत्यों का क्या करेंगे? सृजन। और अधिकारों की क्या करेंगे? लोगों की रक्षा। अब ध्यान से इसको समझना है कैसे, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। देखिए आपका फिर एक बार देखिए 1701 माने एक मतदाता था इस केस में, और वह वोट देने गया, माने कि मत देने गया। निर्वाचन अधिकारी ने उसका मत लेने से इनकार कर दिया। तो मतदाता ने क्या काम किया कि निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि हजूर हमारा राइट टू वोट था, यानी कि वोटिंग, मत देने या मतदान करने का हमारा अधिकार था। हमारा नाम वोटर लिस्ट में है। जब मैं गया तो निर्वाचन अधिकारी ने मेरा मत अवैध रूप से लेने से क्या कर दिया? इनकार, यानी कि मुझे वोट देने से क्या कर दिया? रोक दिया। अतः ऐसी दशा में हमारे वोट देने के अधिकार का वायलेशन किया गया। अतः हमें निर्वाचन अधिकारी से क्या दिलवाया जाए? मुआवजा। निर्वाचन अधिकारी का क्या कहना था कि हजूर इनके अधिकार का हनन हुआ, लेकिन इन्हें एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। ये जिस प्रत्याशी को वोट देते वह प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हुआ, तो इनके अधिकार का हनन हुआ, लेकिन एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। इन्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए कि इनका प्रत्याशी जीता है, और आकर मुआवजे की क्या कर रहे हैं? मांग। लेकिन आपका जो मतदाता था कह रहा था कि हजूर जब हमारा वोट देने का राइट है और उस राइट का वायलेशन किया गया, तो भले हमें एक पाई या एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, हमारे अधिकार का तो आप मान्यता दीजिए, नहीं तो अधिकार का क्या महत्व? अधिकार का कोई महत्व नहीं रहेगा जब तक कि इसके लिए रेमेडी न हो। सर्वप्रथम 1703 में जस्टिस होल्ट ने ये बता दिया कि यदि वादी के पास कोई राइट है तो उसे बनाए रखने के लिए हर हाल में व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात यदि अधिकार का वायलेशन होता है तो भले कबूतर खाने में अपकृत्य मौजूद न हो, न्यायालय इस कबूतर खाने से कहाँ जाकर? बाहर जाकर
और वादी के अधिकारों की क्या करेंगे रक्षा। तो कबूतर खाने को किसने बढ़ाना अब शुरू कर दिया और नए नए अपकृत्यों का सृजन किया? न्यायालयों ने। भाई संसद ने नहीं, किसने? जैसे कि कपट का अपकृत्य हो गया, मिथ्या व्यपदेशन तमाम हो गया, वो तो आगे बताया जाएगा। सामंड और विनफील्ड का विवाद एक दिन चलाया जाएगा, 1-1.5 घंटा लगेगा कि सामंड का क्या तर्क है, विनफील्ड। यहीं से जो मैक्सिम शुरू हुई, ध्यान में रखिएगा, यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ क्या है उपचार, यहीं से शुरू होती है। यानी कि 1703 से ये मैक्सिम पूरी तरह काम करती है कि यूबी जस आईबी रेमेडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त है और उस अधिकार का उल्लंघन किया गया है, भले तो ऐसी दशा में भले ही पहले से उस अपकृत्य के लिए उपचार की व्यवस्था न हो, ये न्यायालय की कर्तव्य है, ड्यूटी है कि ऐसे मामलों में नए नए कबूतर खाने या नए नए अपकृत्यों का न्यायालय क्या करे सृजन, और सृजन करके वादी के अधिकार की क्या करे रक्षा। ये कब से प्रारंभ हो गया ये मैक्सिम? 1703। किसने प्रारंभ कर दिया? जस्टिस होल्ट। तो कौन कठोर और कौन उदारवादी पूछा जाता है तो सामंड कठोर है और विनफील्ड का समर्थन जस्टिस होल्ट ने किया तो ये उदारवादी हो गए। आगे बताया जाएगा, अभी ना समझिए, वो इतिहास अभी बताया जाएगा। अपकृत्य बीज का हम क्या बता रहे हैं? विकास। मामला 1700, इसी को संविधान से थोड़ा जोड़कर पढ़ना है भाई। संविधान में भी आपका संविधान का पार्ट 3 को जोड़कर पढ़ना है। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार दिए गए हैं और अधिकार हैं तो क्या उपचार की व्यवस्था है कि नहीं, यानी कि यूबी जस आईबी रेमेडियम। तो अगर हमें मूल अधिकार दिए गए हैं और राज्य हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो क्या हमें रेमेडी प्राप्त है कि नहीं है? हम अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय, और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय। यानी कि जो ये अनुच्छेद 32 और 226 हैं, इसमें एक मैक्सिम समाहित है, यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि अधिकार की रक्षा करने के लिए उपचार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में? 226 और किस में? 32। ये इसी मैक्सिम पर आधारित है कि हमारे मूल अधिकारों का रक्षक न्यायालय है और उसकी क्या करे रक्षा। तो भाई आपका होल्ट ने भी तो यही बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है और उस अधिकार का क्या होता है उल्लंघन, तो हर हाल में उसे रेमेडी मिलनी ही चाहिए, भले कबूतर खाने की संख्या न्यायालय को क्या करना पड़े, बढ़ाना पड़े। यानी कि 1703 के बाद न्यायालयों के व्यू में बदलाव लाया और लेखी को न मानते हुए, पहले से निश्चित अपकृत्यों को इग्नोर करते हुए न्यायालय धीरे धीरे क्या करने लगे, नए नए अपकृत्य सृजित करने लगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने लगे और क्या दिलवाने लगे, मुआवजा। अब इसकी लेखी की बहुत इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। तो जब लेखी की आलोचना होने लगी कि भाई, तो ऐसी दशा में इंग्लैंड की संसद ने 1852 ईस्वी में कानून पारित किया, कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट। कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852, और लेखी को पूरी तरह क्या कर दिया, समाप्त। तो समाप्त कर दिया गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो बिहार का क्वेश्चन देखिए भाई,
लेखी को कैसे उन्मूलित किया गया? सतर्क होकर देखिए, बिहार का क्वेश्चन भी हमें बताना है। लेखी को कैसे समाप्त किया गया? तो 4 ऑप्शन देगा। न्यायालय के निर्णयों द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर आपका, और दे देगा आपका कह सकते हैं, और 2 और ऑप्शन देगा। तो जब भी क्वेश्चन दे तो जो लेखी था उसको समाप्त किया गया कैसे? संसद द्वारा क्या बनाकर? कानून। कौन सा कानून बना? कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट। किस सन में लेखी समाप्त की गई? सन याद रखना है, 1852। अब जब लेखी समाप्त हो गई तो हुआ क्या? अब देखिए, लेखी हटा दीजिए। अब लेखी समाप्त हुई तो हुआ क्या? अगर ये एक व्यक्ति है, इसके अधिकार का उल्लंघन हुआ तो ये न्यायालय में जाकर उसके लिए अनुतोष या रेमडी या उपचार मांगेगा, और इसको कहीं लेखी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि किसी कबूतर खाने में अपकृत्य को नहीं खोजना है अब, यानी कि लेखी का वर्णन करना अब आवश्यक नहीं रहा। तो ये बताइए, ये उदारवादी व्यवस्था हुई कि कठोर उदारवादी? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब न्यायालयों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो वह मुआवजा दे। लेकिन एक बात और है कि न्यायालय इतना सुस्ती से काम करते हैं कि 50 साल लग जाते हैं एक अपकृत्य का सृजन करने में, और भारत का उच्चतम न्यायालय 70 सालों में केवल एक नया टाट बनाया है। मैं बता दूं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी या पूर्ण दायित्व या आत्यांतिक दायित्व। 70 साल लग गए, और 70 साल में आपका एक ही अपकृत्य का नया सृजन किया। किसने? भारत के न्यायालय ने। कौन सा? आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बताया जाएगा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये न्यायालयों पर छोड़ दिया गया कि आप अधिकार के हनन होने पर मुआवजा दिलवा सकते हैं, इसमें विकास जो होता है बहुत स्लो गति से होता है। इसीलिए आज भी अपकृत्य पूरी तरह विकसित नहीं है, बल्कि यह एक विकासशील विधि है। तत्पश्चात वर्तमान समय में आ जाए, 1852 के बाद क्या है? वर्तमान समय आ जाए, इतिहास में है, लिखिएगा अगर पूछ ले तो। वर्तमान समय में ये नियम है कि अगर वादी को कोई राइट है, उस राइट का हनन होता है तो उसे हर हाल में उपचार मिलेगा, और कहीं कोई रिट या लेखी या कबूतर खाने की अब सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबूतर खाने को कब समाप्त कर दिया गया? 1852। यानी कि वर्तमान समय की विधियाँ यूबी, जस, आईबी, रेमेडियम, यानी कि हमारा अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए? रेमडी। भले हमें 1 पाई का नुकसान न हो, उससे मतलब नहीं है। इस प्रकार भाई इतिहास बताया गया। दूसरा देखिए, दूसरे एंगल से अब टाट को चला जाए। टाट का विकास में थोड़ा बहुत एंगल चेंज किया जाए। देखिए, अपकृत्य विधि के विकास की जहाँ तक बात है, चूँकि अपकृत्य विधि आज भी कोडिफाई नहीं है, संहिताबद्ध नहीं है, अधिनियमित नहीं है, अर्थात इस पर कानून नहीं बनाया जा सका है। तो आज भी जब आप किताब खरीदेंगे तो बेयर एक्ट न खोजिएगा, नए लोगों को बता दिया जाए, कुछ सिद्धांत आएंगे और आज भी मामला उन्हीं सिद्धांतों के आज भी मामला उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चलता है। तो बेयर एक्ट नहीं मिलेगा, किताब मिलेगी, और किताब में कुछ क्या रहेंगे? प्रिंसिपल। तो इसका इतिहास हम भी बता दें। आपका अपकृत्य विधि का आधार क्या है, या अपकृत्य विधि कहाँ से उत्पन्न हुई,
किस कानून से? तो इसके लिए आपका इंग्लैंड में जाना पड़ेगा। देखिए भाई, इंग्लैंड में दो प्रकार के कानून हैं। एक को हम कहते हैं कॉमन लॉ, याद रखिएगा, एक को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉ। उसको कहते हैं सामान्य विधि। क्या कहते हैं? कॉमन माने सामान्य, विधि। और दूसरा है स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ को अधिनियमित विधि, अधिनियमित विधि या इसको कहते हैं संविधि। देखिए इसका मतलब समझिए दोनों का। इंग्लैंड में दो प्रकार के कानून हैं, एक कॉमन लॉ और दूसरा क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ। दोनों में समझिए, कॉमन लॉ हम किसे कहेंगे? सामान्य विधि इंग्लैंड की किसे कहेंगे? तो इंग्लैंड की जो विधि प्रथा पर चलती है, रूढ़ि पर चलती हैं, परंपरा पर चलती हैं, कन्वेंशन या अभिसमय पर चलती है, यानी कि कहीं लिखा नहीं गया है बेयरक में, कस्टम हो गया, यूजेज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कन्वेंशन हो गया, यानी कि प्रथा हो गई, रूढ़ि हो गई, आपका ट्रेडिशन यानी कि परंपरा हो गई, या कुछ समझौते हो गए, उस आधार पर जो कानून चलते हैं उसे कौन सा कानून कहा जाता है? सामान्य विधि। और वहाँ की संसद ने जो कानून पास किया है, जो कानून बनाए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टेड लॉ या अधिनियमित विधि या स्टैट्यूटरी लॉ या संविधि। फिर एक बार समझिए, कॉमन लॉ मतलब क्या? जो परंपरा चली आ रही है, और जो संसद ने कानून इंग्लैंड के बनाया है, उस कानून को हम क्या नाम देते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। तो बिहार और तमाम का क्वेश्चन है। अपकृत विधि का आधार क्या है? अपकृत विधि किससे उत्पन्न हुई? कॉमन लॉ से कि स्टैट्यूटरी लॉ से? बताइए तो, क्या कानून बना है कि परंपरा? भाई आप लोग ही बताइए, अभी कॉन्सेप्ट बनाया गया कि कोई कानून नहीं है। तो अपकृत विधि का विकास कैसे हुआ? कॉमन लॉ के न्यायालयों द्वारा कि आपका स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ, यानी कि वहाँ की परंपरा, प्रथा, रूढ़ के आधार पर। एक बात और बता दें भाई, आपका इंग्लैंड में जो संविधान है वह रिटेन में नहीं है। वहाँ का जो सरकार वहाँ की चलती है इसी कॉमन लॉ के हिसाब से, यानी कि इसी परंपरा, प्रथा, रूढ़ि अभिसमय से चलती है, यानी कि कहीं कोई दस्तावेज लिखा ही नहीं गया है। कुछ कन्वेंशन हुए, समझौते हुए, और वहीं संविधान का स्रोत है परंपरा। भारत में इतना भारी भरकम संविधान है, फिर भी रोज विवाद। और इंग्लैंड में कुछ नहीं लिखा गया है, तब भी ज़्यादा विवाद नहीं। तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हम परंपरा प्रेमी हैं, प्रथा प्रेमी हैं, हमें कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, हम संविधान के हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो संविधान दूसरे देश के लिए बनाएंगे। यानी कि आधा विश्व के लिए कानून बना दिए इंग्लैंड वाले, और अपने लिए कभी भी संविधान। लेकिन भाई अब पीसीएस का क्वेश्चन, संविधान का जनक कौन सा देश है? तो ये सही बात है कि संविधान तो अलिखित भी होता है और लिखित भी, और अलिखित संविधान का जन्मदाता कौन सा देश है? तो आपका इंग्लैंड। लेकिन अगर दे दे अलिखित संविधान तब भी इंग्लैंड, संविधान का जन्मदाता तब भी इंग्लैंड, लेकिन एक शब्द अगर जोड़ दे कि लिखित संविधान का जन्मदाता, तब इंग्लैंड नहीं। सबसे पहले विश्व में किस देश ने संविधान लिखित में बनाया? अमेरिका। किसने? तो पीसीएस में कई लोग विवाद किए थे, आयोग ने अपना तर्क दिया और हम भी तर्क दे रहे हैं कि ठीक है, संविधान अलिखित है, इंग्लैंड का है, लेकिन वो भी तो संविधान का रूप है, अतः इंग्लैंड संविधान का क्या है? जन्मदाता। लेकिन अलिखित लिखित में आ जाए तो सतर्क रहना है। अलिखित पूछे तो कौन? इंग्लैंड।
और लिखित पूछे तो अमेरिका। ये सतर्क रहना है। आगे बढ़ा जाए भाई आपका, यानी कि आपका जो अपकृत का आधार है, उत्पन्न हुआ अपकृत इंग्लैंड के किससे उत्पन्न हुआ? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के तहत न्यायालयों ने निर्णय दिया और अपकृत का विकास किया। आज भी चूंकि कोई कानून नहीं है तो ये अपकृत किस पर निर्भर करता है? न्यायालयों के निर्णयों पर। आज भी, यानी कि आज भी कोडिफिकेशन है नहीं ज़्यादा। यानी कि वर्तमान में अगर पूछे क्वेश्चन का मॉडल, अपकृत का आधार क्या है? कॉमन लॉ, न्यायालयों के निर्णय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मार कर आएंगे? दोनों, क्योंकि इसका विकास कॉमन लॉ से भी हुआ और न्यायालय 1703 से ही अपना निर्णय देना शुरू किए और नए नए अपकृतियों का क्या किए? सृजन। तो दोनों मार कर आइएगा, लेकिन एक चुनना हो तो कॉमन लॉ मार कर आइए। आधार पूछा जाता है, फिर भारत में पूछा जाता है कि भारत में अपकृत विधि का आधार क्या है? दे देगा भारत का संविधान है, भारत की परंपराएं हैं, इंग्लैंड का कॉमन लॉ है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो क्या भारत में कानून है? क्या संविधान में दिया गया अपकृत? तो इंग्लैंड का जो ये कॉमन लॉ है, सामान्य विधि है, यही वर्तमान में भारत में भी क्या है? लागू। इस पर थोड़ा चर्चा कर दिया जाए। चूंकि भारत में अपकृत विधि के बारे में पूर्ण रूप से कोडिफिकेशन या कानून आज तक बनाया नहीं जा सका है, अतः यह माना जाता है कि जो टाट का नियम इंग्लैंड में है, भारत में भी वही नियम लागू है। याद रखिए, जो कहाँ का आपका नियम है, इंग्लैंड का, वही नियम कहाँ लागू है? भारत में। ये कल्पना की जाती है, लेकिन अब लेकिन लगाकर जरूर पढ़ना है, लेकिन भारत के न्यायालय कॉमन लॉ के नियमों से बाध्य नहीं है। याद रखिए, बाध्य नहीं है। भारत के न्यायालयों को विवेकाधिकार प्राप्त है कि अगर भारत में कॉमन लॉ के नियम जो हैं वह सुसंगत न हो, उचित न हो, तो भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारत के न्यायालय नए नियमों का सृजन कर सकते हैं। तो क्या भारत में इंग्लैंड के कानून को मानना बाध्यकारी है? नहीं। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही? तो MC मेहता। कौन सा केस? महेश चंद्र मेहता वर्सेज भारत संघ। जो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी बताया जाएगा। अभी तो आपका आधार केवल एक क्वेश्चन बताया गया मेंस के लिए इतिहास, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। इस प्रकार आपका भारत में पूछे कि आधार क्या है तो क्या बताएंगे? इंग्लैंड का क्या? कॉमन लॉ। भाई गलत ना हो। आगे बढ़ा जाए भाई आपका अपकृत का जब आप इतिहास पढ़ लिए तो इतिहास के बाद आपका अपकृत में कुछ मैक्सिम देखी जाती है और 4 मैक्सिम पहले पढ़ी जाती हैं। पहला मैक्सिम यूबी रेमेडियम आईबी जस, दूसरा मैक्सिम या सुक्ति यूबी जस आईबी रेमेडियम, तीसरा आपका डैमनम साइन इंजुरिया और चौथा इंजुरिया साइन डैमनम। तो इसको कल बताया जाएगा भाई आपका। चारों मैक्सिम कल हम बता देंगे, यानी कि 4 मैक्सिम से निश्चित 2 क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में भी और प्री में 2 क्वेश्चन आएगा। यह याद रखिए, अच्छे से भाई किताब हो तो पढ़ कर आइए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ पूरा। भाई नहीं भी पढ़ेंगे तो हम तो कई किताबों से मिला कर बताते हैं, एक किताब से नहीं भाई। ये ना कहिएगा कि ये केस तो है ही नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है, डार्लिंगटन वाला, वो कई किताबों में नहीं है। लोग पूछते हैं कि ये कहाँ? अरे भाई कहाँ है, बताया जाएगा। तो कल क्लास चलेगी भाई। कॉन्ट्रैक्ट 8 का है, ले लो।